वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पर्म एनालिसिस के एमसीक्यूज के बारे में। अगर आप आज की कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं तो हमारे एग्जाम्स में आने वाले जो स्पर्म काउंट से रिलेटेड या फिर स्पर्म से रिलेटेड या फिर स्पर्म की जो रिपोर्ट होती है उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज आते हैं तो आज आपके इस वीडियो से कवर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ स्पर्म क्रोमेटिन इंटीग्रिटी इन द सीमन सैंपल। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले ये समझते हैं कि स्पर्म क्रोमेटिन इंटीग्रिटी होता क्या है। तो बेसिकली जो हमारा एक स्पर्म सेल होता है, स्पर्म सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है और जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है, डीएनए होता है। तो बेसिकली इस टेस्ट में ये देखा जाता है कि जो स्पर्म सेल्स के अंदर हमारा क्रोमेटिन है यानी कि डीएनए मटेरियल है, जो हमारा इनहेरिटेड मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, क्या वो हेल्दी है और अनडैमेज कंडीशन में है यानी कि वो टाइटली पैक है स्पर्म सेल के अंदर। तो उसको देखने के लिए जो टर्म यूज की जाती है उसको कहते हैं स्पर्म क्रोमेटिन इंटीग्रिटी। तो इसमें ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ स्पर्म क्रोमेटिन इंटीग्रिटी इन द सीमन सैंपल, यानी कि सही जो डीएनए है जो कि अनडैमेज डीएनए है उसकी जो नॉर्मल रेंज है सीमन सैंपल में वो कितनी होती है। तो हमारे पास एमसीक्यूज में जो है वो है 80% होती है, 60 to 80% होती है, 40 to 60% होती है या फिर लेस देन 40% होती है। तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास वो होनी चाहिए कि जो इसकी नॉर्मल वैल्यू है वो होती है 80%, यानी कि 80% जो स्पर्म सेल्स होते हैं उनका जो डीएनए होता है वो महफूज होना चाहिए यानी कि अनडैमेज होना चाहिए, ठीक है, और हेल्दी होना चाहिए। तो इसको कहते हैं स्पर्म क्रोमेटिन इंटीग्रिटी। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंडीशन कैन कॉज अ डिक्रीज इन स्पर्म क्रोमेटिन इंटीग्रिटी, यानी कि स्पर्म क्रोमेटिन इंटीग्रिटी के कम होने की क्या वजूहात हैं, क्या रीजंस हैं। यानी कि अगर किसी पेशेंट में डीएनए जो है स्पर्म सेल के अंदर जो महफूज होता है वो अगर ठीक नहीं है, उसकी वैल्यूज 80% से कम आ रही हैं, तो उसकी क्या रीजंस हो सकती हैं, क्या मसले हो सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर जो एमसीक्यूज में है आंसर्स वो है वेरिकोसील, टेस्टिकुलर कैंसर, इन्फेक्शन या फिर ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है वेरिकोसील। बेसिकली हम इसको पहले समझ लेते हैं। वेरिकोसील ये होता है कि जो मेल का स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम की जो वेन्स हैं वो बेसिकली इनलार्ज हो जाती हैं यानी कि फूल जाती हैं, उस कंडीशन को कहा जाता है वेरिकोसील। तो इसका जो बेसिकली सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन होगी तो वो कंडीशन जो है वो स्पर्म की जो इंटीग्रिटी है, क्रोमेटिन की इंटीग्रिटी है, उसको वो कम कर देगी। चाहे वो स्क्रोटम की वेन्स जो है वो इनलार्ज हुई हो या फिर टेस्टिकुलर जो है वो कैंसर हो पेशेंट को या फिर किसी भी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो, तो इन सब केसेस में जो है वो स्पर्म क्रोमेटिन इंटीग्रिटी जो है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच पैरामीटर असेस द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन द सीमन सैंपल, यानी कि सीमन सैंपल में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है वो उसको हम पता लगाने के लिए कौन सा जो पैरामीटर है वो देखते हैं स्पर्म की रिपोर्ट में। तो हमारे पास ऑप्शंस है स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटेलिटी, स्पर्म वायबिलिटी या फिर स्पर्म रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज लेवल। तो हमारे पास जो इसका सही आंसर है वो है स्पर्म रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज लेवल। तो बेसिकली जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो मेन वजह होती है मेल की इनफर्टिलिटी में, यानी कि मर्दों के बांझपन की जो मेन वजह होती है वो होती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अगला सवाल है हमारे पास, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ स्पर्म रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, यानी कि आरओएस लेवल की जो नॉर्मल वैल्यूज हैं वो क्या हैं। अब बेसिकली सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्पर्म रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होता क्या है। ये बेसिकली ऑक्सीजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक फ्री रेडिकल्स जो कि नेचुरली सीमन में पाए जाते हैं, जबकि इसकी बहुत ही थोड़ी सी मिकदार की जरूरत होती है। और बेसिकली इसका काम ये होता है कि ये स्पर्म को तैरने में हेल्प करते हैं और फीमेल के अंदर जो एग है उसमें फर्टिलाइज होने में हेल्प करती है। लेकिन अगर इसकी वैल्यूज जो हैं वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाएं तो इस केस में ये होगा कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाएगा जो कि स्पर्म के अंदर डीएनए को डैमेज कर देगा या फिर मेम्ब्रेन को डैमेज कर देगा। और ये सबसे मेन और बड़ी वजह होती है मर्दों के बांझपन की, यानी कि मेल इनफर्टिलिटी की जो मेन वजह होती है वो ये होती है। तो बेसिकली यहाँ पे अब हमारे पास ऑप्शंस हैं लेस देन 10%, 10 to 25%, 25 to 50% या फिर 50%। तो हमारे पास यहाँ पर जो सही आंसर है
वो ये है कि लेस देन 10% जो है वो इसकी अमाउंट जो है वैल्यूज जो हैं वो सीमन सैंपल के अंदर होनी चाहिए, लेकिन अगर इसकी वैल्यूज जो हैं वो 10% से ज्यादा हैं तो इसका मतलब ये है कि जो स्पर्म की इंटेग्रिटी है वो ठीक नहीं है, यानी कि डीएनए जो है वो डैमेज हो रहा है, उस वजह से जो है वो मेल में बांझपन का रीजन बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंडीशन कैन कॉज एन इंक्रीज इन स्पर्म रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज लेवल, यानी कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो कि आरओएस लेवल्स को इंक्रीज करती हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है वेरिकोसील, इन्फेक्शंस या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर, तो बेसिकली, और फोर्थ वन है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो हमारा चौथा है डी है, यानी कि वो है इसका सही आंसर, क्योंकि वेरिकोसील जो है वो भी इसकी रीजन है। इन्फेक्शन अगर हो जाए तो उसके केस में भी जो आरओएस है वो लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और अगर कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर है, मीन्स टू से बहुत ज्यादा सर्दी है, गर्मी है या कोई स्ट्रेस वगैरह है, तो उस केस में भी जो आरओएस लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, जो कि लेस देन 10% होना चाहिए। अगला सवाल है हमारे पास, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज फॉर सीमन फ्रुक्टोज लेवल, यानी कि सीमन में फ्रुक्टोज लेवल की जो नॉर्मल वैल्यूज हैं वो क्या हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं लेस देन 5 mg पर ml, बी ऑप्शन है 5 to 10 mg पर ml, 10 to 20 mg पर ml या फिर 20 mg पर ml। तो हमारे पास यहाँ पर जो सही आंसर है वो है 10 to 20 mg पर ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंडीशन कैन कॉज अ डिक्रीज इन सीमन फ्रुक्टोज लेवल, यानी कि सीमन में जो फ्रुक्टोज लेवल है उसके कम होने की जो रीजन है वो क्या है। तो हमारे पास ऑप्शन है इजैकुलेटरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, प्रोस्टेट कैंसर या फिर रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे पास जो यहाँ पर राइट आंसर है वो है इजैकुलेटरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पैरामीटर असेस द प्रेजेंस ऑफ जिंक लेवल इन द सीमन सैंपल, यानी कि सीमन सैंपल में जो जिंक लेवल है उसको देखने के लिए हम सीमन की रिपोर्ट में कौन से वाला पैरामीटर जो है वो देखेंगे। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं सीमन काउंट, सीमन पीएच, सीमन जिंक लेवल या फिर सीमन जिंक टेस्ट। तो हमारे पास यहाँ पर जो सही आंसर है वो है सी, यानी कि सीमन जिंक लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ सीमन जिंक लेवल, यानी कि सीमन जिंक लेवल जो है उसकी नॉर्मल वैल्यूज क्या हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस है लेस देन 1 माइक्रोग्राम पर एमएल, 1 to 3 माइक्रोग्राम पर एमएल या फिर 3 to 5 माइक्रोग्राम पर एमएल या फिर 5 माइक्रोग्राम पर एमएल। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1 से लेके 3 तक, यानी कि 1 to 3 माइक्रोग्राम पर एमएल। अगला सवाल है हमारे पास, विच कंडीशन कैन कॉज अ डिक्रीज इन सीमन जिंक लेवल, यानी कि अगर किसी पेशेंट के सीमन में जिंक लेवल कम है तो उसकी क्या वजह हो सकती है। तो हमारे पास ऑप्शन है प्रोस्टेटाइटिस या फिर वेरिकोसील, टेस्टिकुलर कैंसर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे पास जो इसका सही आंसर है वो है प्रोस्टेटाइटिस। बेसिकली ये प्रोस्टेट की इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिस कंडीशन में जो जिंक लेवल है वो कम हो जाता है। अगला सवाल है हमारे पास, विच पैरामीटर असेस द प्रेजेंस ऑफ प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन पीएसए इन अ सीमन सैंपल, यानी कि पीएसए का जो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है उसका पता लगाने के लिए हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं स्पर्म काउंट, सीमन पीएच, सीमन पीएसए लेवल या फिर सीमन पीएसए टेस्ट। तो हमारे पास जो इसका सही आंसर रहेगा वो है सीमन पीएसए लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ सीमन प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन लेवल, यानी कि पीएसए लेवल की जो नॉर्मल रेंज है वो क्या है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं लेस देन 1 नैनोग्राम पर एमएल, 1 to 2 नैनोग्राम पर एमएल, 2 to 4 नैनोग्राम पर एमएल या फिर 0 नैनोग्राम पर एमएल। तो हमारे पास जो आंसर रहेगा वो है लेस देन 1 नैनोग्राम पर एमएल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज फॉर सीमन सिट्रिक एसिड लेवल्स, यानी कि सीमन के सिट्रिक एसिड लेवल्स की जो नॉर्मल वैल्यूज हैं वो क्या हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं लेस देन 10 mg पर एमएल, 10 to 20 mg पर एमएल, 20 to 30 mg पर एमएल या फिर 30 mg पर एमएल। तो हमारे पास जो सही आंसर रहेगा वो है 30 mg पर एमएल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज फॉर सीमन हीमोग्लोबिन। तो हमारे पास जो ऑप्शंस है नेगेटिव यानी कि एब्सेंट, ट्रेस या 1 to 5 सेल्स जो है वो पर फील्ड या फिर ग्रेटर देन या फिर मोर देन 5 सेल्स पर फील्ड पर एचपीएफ, ठीक है।
तो यहाँ पर जो हमारे पास सही आंसर है वो है नेगेटिव, यानी कि ये नेगेटिव होगा, तो उसका मतलब है कि ये नॉर्मल रेंज है, यानी कि इसका होना बनता ही नहीं है सीमन सैंपल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द नॉर्मल रिजल्ट फॉर सीमन एग्लूटिनेशन, यानी कि सीमन एग्लूटिनेशन का जो नॉर्मल रिजल्ट है वो क्या होता है। तो हमारे पास ऑप्शंस है नेगेटिव, ट्रेस, पॉजिटिव या फिर अनेबल टू डिटरमिन। तो हमारे पास जो सही आंसर रहेगा वो है नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच पैरामीटर इवेलुएट्स द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज अटैकिंग स्पर्म, यानी कि अगर एंटीबॉडीज जो है वो स्पर्म पर अटैक कर रही हैं तो उसको देखने के लिए हम कौन सा जो है वो पैरामीटर सीमन की रिपोर्ट में वो देखेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन है सीमन एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज, या फिर सीमन ल्यूकोसाइट, या फिर सीमन एग्लूटिनेशन, या फिर सीमन विस्कोसिटी। तो हमारे पास जो इसका सही आंसर रहेगा वो है सीमन एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज फॉर सीमन एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज, यानी कि सीमन एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज की जो नॉर्मल वैल्यूज हैं वो क्या हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है नेगेटिव, ट्रेस 1 to 5 यूनिट पर ml, या फिर मोर देन 5 यूनिट्स पर ml। तो हमारे पास जो सही आंसर रहेगा वो है नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सीमन एनालिसिस टेस्ट, तो यानी कि सीमन एनालिसिस टेस्ट करवाने का मतलब क्या होता है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं टू डिटरमिन स्पर्म काउंट, टू असेस द स्पर्म मोर्टेलिटी, या फिर टू इवैल्यूएट स्पर्म मोर्फोलॉजी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे पास जो सही आंसर रहेगा वो है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि हम स्पर्म काउंट जो है वो भी देखने के लिए लोग करवाते हैं, उसके अलावा जो है स्पर्म मोर्टेलिटी देखने के लिए भी, या फिर इवैल्यूएट स्पर्म मॉर्फोलॉजी, यानी कि उसकी मॉर्फोलॉजी को इवैल्यूएट करने के लिए भी ये टेस्ट जो है वो करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंपोनेंट ऑफ सीमन एनालिसिस इवैल्यूएट द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ सीमन। तो हमारे पास ऑप्शन है स्पर्म काउंट, स्पर्म मोर्टेलिटी, स्पर्म मॉर्फोलॉजी, या फिर सीमन वॉल्यूम। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो है सीमन वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच पैरामीटर असेस द प्रेजेंस ऑफ इमेच्योर स्पर्म सेल्स इन सीमन। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं स्पर्म काउंट, स्पर्म मोर्टेलिटी, स्पर्म मॉर्फोलॉजी, या फिर स्पर्म वाइटैलिटी। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्पर्म वाइटैलिटी। अगला सवाल है हमारे पास, हाउ इज द सीमन सैंपल कलेक्टेड, यानी कि सीमन सैंपल जो है वो कैसे कलेक्ट किया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं थ्रू मास्टरबेशन, थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ कॉन्डम, थ्रू अ सर्जिकल प्रोसीजर, या फिर थ्रू यूरिनेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है थ्रू मास्टरबेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ इज स्पर्म काउंट मेजर्ड इन सीमन एनालिसिस। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है मैनुअल काउंट अंडर माइक्रोस्कोप, सेकंड ऑप्शन है ऑटोमेटेड एनालिसिस मशीन, या फिर डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट, या फिर एंटीबॉडी टेस्टिंग। तो हमारे पास जो इसका सही आंसर है वो है मैनुअल काउंटिंग अंडर अ माइक्रोस्कोप। अगला सवाल है हमारे पास, व्हाट इज द आइडियल टेम्परेचर रेंज ऑफ ट्रांसपोर्टिंग अ सीमन सैंपल टू अ लेबोरेटरी। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं रूम टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस रेफ्रिजरेटेड, यानी कि, या फिर -20 सेल्सियस यानी कि फ्रोजन, या फिर 37 सेल्सियस यानी कि बॉडी टेम्परेचर। तो जो हमारे पास इसका सही आंसर है वो है बॉडी टेम्परेचर, यानी कि 37 सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंपोनेंट ऑफ द सीमन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्म मोर्टेलिटी, यानी कि स्पर्म मोर्टेलिटी के रिस्पॉन्सिबल कौन सा पैरामीटर है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं स्पर्म काउंट, फ्रुक्टोज, ल्यूकेफिकेशन टाइम, या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो हमारे पास जो सही आंसर है इसका वो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रेजेंस ऑफ पस सेल इन सीमन में इंडिकेट, यानी कि सीमन में पस सेल जो है वो अगर हो तो वो क्या इंडिकेशन है, कि मतलब उसके क्या मतलब होता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है इन्फेक्शन, हार्मोनल इम्बैलेंस, या फिर जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, या फिर प्रोस्टेट इनलार्जमेंट। तो हमारे पास यहाँ पर जो सही आंसर है वो है इन्फेक्शन, यानी कि अगर किसी पेशेंट में इन्फेक्शन होगा तो तब उसकी जो सीमन सैंपल है उसके अंदर पस सेल जो है वो प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन सीमन इज नॉन एज, यानी कि अगर सीमन में ब्लड आए तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं हिमेटोस्पर्मिया, हिमोलाइसिस, हिमेचोरिया, या फिर हिमोप्टाइसिस। तो हमारे पास जो यहाँ पर सही आंसर है वो है हिमेटोस्पर्मिया। अगला सवाल है हमारे पास, विच पैरामीटर ऑफ सीमन एनालिसिस रेफर टू द time taken for sperm to move from the vagina into the cervical mucus। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं स्पर्म काउंट, या फिर स्पर्म मोर्टेलिटी,
स्पर्म मोर्फोलॉजी या फिर स्पर्म कैपेसिटेशन। तो हमारे पास जो सही आंसर रहेगा इसका वो है स्पर्म कैपेसिटेशन, यानी कि ये डिपेंड करता है स्पर्म की कैपेसिटी पे। अगला सवाल है हमारे पास, विच पैरामीटर ऑफ सीमन एनालिसिस रेफर्स टू द एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन द इजैकुलेशन, यानी कि इजैकुलेशन में स्पर्म की एब्सेंस को जो पैरामीटर है वो जाहिर करता है, वो कौन सा पैरामीटर होता है रिपोर्ट के अंदर। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं एजोस्पर्मिया, ओलिगोजोस्पर्मिया या फिर ट्रेटोजोस्पर्मिया या फिर स्थेनोजोस्पर्मिया। तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा हमारे पास वो है एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया का मतलब ये होता है कि जो सीमन सैंपल है उसके अंदर कोई भी स्पर्म जो है स्पर्म सेल्स वो मौजूद नहीं है, तो उस कंडीशन को कहते हैं एजोस्पर्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच सब्सटेंस इज कॉमनली यूज्ड टू प्रिजर्व सीमन सैंपल फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज, यानी कि अगर लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए सीमन सैंपल को स्टोर करना है, प्रिजर्व करना है, तो वो हम किस सब्सटेंस के जरिए जो है वो सेव करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है फॉर्मेल्डिहाइड, इथेनॉल, डाइमेथाइल सल्फोक्साइड या फिर एसिटिक एसिड। तो हमारे पास जो इसका सही आंसर है वो है डाइमेथाइल सल्फोक्साइड, यानी कि DMSO जो है उसके जरिए इसको लॉन्ग टर्म जो है वो स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्रुक्टोज इन सीमन, यानी कि फ्रुक्टोज का फंक्शन क्या होता है सीमन के अंदर। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं एक्टिवेट्स स्पर्म मोटेलिटी, प्रोवाइड स्पर्म एनर्जी, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करना स्पर्म को, या फिर हमारे पास है प्रोटेक्ट स्पर्म फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज, और फोर्थ वन हमारे पास ऑप्शन है इनहांस स्पर्म बाइंडिंग टू द एग। तो जो सही आंसर है वो है हमारे पास प्रोवाइड एनर्जी फॉर स्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच पैरामीटर ऑफ सीमन एनालिसिस रेफर्स टू द लो स्पर्म काउंट इन द इजैकुलेशन, यानी कि अगर इजैकुलेशन में स्पर्म काउंट जो है वो कम है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं एजोस्पर्मिया, ओलिगोजोस्पर्मिया, टेराटोजोस्पर्मिया या फिर स्थेनोजोस्पर्मिया। तो जो हमारे पास सही आंसर है वो है ओलिगोजोस्पर्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच पैरामीटर ऑफ सीमन एनालिसिस रेफर टू द लो स्पर्म मोटेलिटी इन द इजैकुलेशन, यानी कि इजैकुलेशन में अगर स्पर्म मोटेलिटी जो है वो लो है तो उस कंडीशन को देखने के लिए जो सीमन की रिपोर्ट में पैरामीटर होगा वो कौन सा होगा। तो हमारे पास ऑप्शन है एजोस्पर्मिया, ओलिगोजोस्पर्मिया, ट्रेटोजोस्पर्मिया या फिर स्थेनोजोस्पर्मिया। तो हमारे पास जो इसका सही आंसर है वो है स्थेनोजोस्पर्मिया, यानी कि ये वो कंडीशन होती है कि जिसमें पर इजैकुलेशन जो है वो स्पर्म की मोटेलिटी जो है वो कम होती है, लो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच पैरामीटर ऑफ सीमन एनालिसिस रेफर टू द एबनॉर्मल स्पर्म मोर्फोलॉजी इन द इजैकुलेट, यानी कि स्पर्म मोर्फोलॉजी जो है वो अगर एबनॉर्मल है तो उसको देखने के लिए हम कौन सी जो टर्म है वो यूज करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं एजोस्पर्मिया, ओलिगोजोस्पर्मिया, टेराटोजोस्पर्मिया या फिर स्थेनोजोस्पर्मिया। तो हमारे पास जो सही आंसर रहेगा वो है ट्रेटोजोस्पर्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच पैरामीटर ऑफ सीमन एनालिसिस रेफर टू द लो स्पर्म वॉल्यूम इन द इजैकुलेट, यानी कि अगर स्पर्म सीमन का जो वॉल्यूम है वो लो है तो उस कंडीशन को हम कैसे देखेंगे। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं एजोस्पर्मिया, ओलिगोजोस्पर्मिया, हाइपोस्पर्मिया या फिर हाइपरस्पर्मिया। तो हमारे पास सही आंसर रहेगा हाइपोस्पर्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच पैरामीटर ऑफ सीमन एनालिसिस रेफर टू द हाई सीमन वॉल्यूम इन द इजैकुलेटेड। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं एजोस्पर्मिया, ओलिगोजोस्पर्मिया, हाइपोस्पर्मिया या फिर हाइपरस्पर्मिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है हाइपरस्पर्मिया, यानी कि हाई सीमन वॉल्यूम को जो डिनोट करेगा वो है हाइपरस्पर्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मार्कलर चैम्बर कंसिस्ट ऑफ, यानी कि जो मार्कलर चैम्बर होता है वो कितने चैम्बर्स पर मुश्तमिल होता है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं 2 चैम्बर्स, 3 चैम्बर्स, 4 चैम्बर्स या फिर 5 चैम्बर्स। तो हमारे पास जो सही आंसर रहेगा वो है 2 चैम्बर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द अपर चैम्बर ऑफ द मार्कलर चैम्बर इज यूज्ड फॉर, यानी कि जो अपर वाला चैम्बर होता है वो किस चीज के लिए यूज किया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं लोडिंग द सैंपल, स्टेनिंग द सेल्स, काउंटिंग द सेल्स या फिर क्लीनिंग द चैम्बर। तो हमारे पास जो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा लोडिंग द सैंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन ईच लार्ज स्फीयर ऑफ द मार्कलर चैम्बर इज। तो हमारे पास ऑप्शंस है 1 माइक्रोलीटर, 0.1 माइक्रोलीटर या फिर 0.01 माइक्रोलीटर या फिर 0.001 माइक्रोलीटर। तो हमारे पास जो इसका सही आंसर रहेगा वो है 0.1 माइक्रोलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सीमन एनालिसिस इज प्राइमरी परफॉर्म टू असेस, यानी कि सीमन एनालिसिस जो है वो क्यों करवाया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं
मेल फर्टिलिटी, हार्मोनल इम्बैलेंस, या फिर प्रोस्टेट हेल्थ, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखने के लिए। तो हमारे पास जो इसका सही आंसर है वो है मेल फर्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सीमन कल्चर इज परफॉर्म टू डिटेक्ट। सीमन कल्चर क्यों करवाया जाता है? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं स्पर्म एंटीबॉडीज, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हार्मोनल इम्बैलेंस, या फिर डीएनए फ्रेगमेंटेशन को देखने के लिए। तो हमारे पास जो यहाँ पर सही आंसर है वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, यानी कि अगर किसी पेशेंट के सीमन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो उसके लिए सीमन कल्चर टेस्ट करवाया जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।